जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे जो है भाषा और व्याकरण। लेकिन इसके पहले हम व्याकरण में कुछ विशेष चीज़ें होती है उन्हें हम जानेंगे। व्याकरण में क्या क्या विशेष होता है? एक तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ये सब क्या होते हैं? विशेष तथ्य होते हैं। इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा ही होगा पिछली कक्षा में और आपको याद भी होगा। आपको एक बार फिर से परिभाषा मेरे साथ दोहराना है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कैसे? जैसे राम, मोहन, है ना। और स्थान का नाम क्या? धार, इंदौर। और वस्तु का नाम क्या हुआ? पुस्तक हुआ, बैग हुआ। ये क्या है? वस्तुएं हैं। अब ऐसे ही सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे हम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे संज्ञा राम है, राम की जगह पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे वह, हमें एक निबंध लिखना है। जैसे गाय हुआ तो गाय क्या है? संज्ञा है। तो गाय घास खाती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है ना। तो हम ऐसे बार बार गाय नहीं लिखेंगे, उसके शब्द का प्रयोग करेंगे। उसकी चार जो पैर होते हैं, उसकी 2 आंखें होती है, उसकी 1 पूंछ होती है, तो उसका शब्द जो है वह क्या है? सर्वनाम। समझ में आया? किसी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे ही आता है क्रिया। तो क्रिया वह है जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। संज्ञा क्या है? जिसके माध्यम से कार्य या अवस्था की क्या मिलती है? जानकारी। किसके? संज्ञा के। संज्ञा क्या कर रही है, यानी जो नाम है या जो राम है, मोहन है, राधा है, वह क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी किससे मिलती है? क्रिया से मिलती है। तो विशेषण। अब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। आपने जाना ही होगा। जैसे सीता बहुत बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण इसमें कौन सा हुआ? बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण। आगे आता है क्रिया विशेषण। जो विशेषण होता है वह किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की। और जो क्रिया विशेषण होता है वह किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। ठीक है। क्रिया की विशेषता किसी काम का होना, जैसे खाना पीना, है ना, रोना। तो ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है? बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे इनका जो क्रिया होती है उसकी जो विशेषता बताए कि यह काम बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। अब आता है संबंध सूचक। वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग का संबंध बताते हैं। जो संज्ञा है या सर्वनाम है उसका वाक्य के दूसरे भाग से क्या संबंध है, ये किस में सब पता चलता है? हमें संबंध सूचक शब्दों से हमें पता चलता है। अब आते हैं संयोजक। ये वो शब्द होते हैं जो बीच में आकर 2 शब्दों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयोजक शब्द। फिर आते हैं विस्मयादि बोधक। इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। जो विस्मयादि बोधक होते हैं उनका प्रयोग कब करते हैं? हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, या फिर अचानक हुई घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे दुख, खुशी होना या दुख होना, ये क्या है? हमारे मन की भावनाएं हैं। जब हम इन्हें प्रकट करते हैं तो किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम? विस्मयादि बोधक। ऐसे ही भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके अंत में हम क्या प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग करते हैं। जो कैसा होता है? एक खड़ी पाई और नीचे डॉट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा व्याकरण के कुछ विशेष तथ्य। अब हमारा पाठ शुरू होता है भाषा और व्याकरण। क्या पाठ है हमारा? भाषा और व्याकरण। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह सोच विचार कर सकता है। इस आधार पर आदि मानव ने अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले संकेतों या ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया होगा। धीरे धीरे इन संकेतों का स्थान शब्दों ने ले लिया और ये एक के बाद एक जुड़ते चले गए। यहीं से भाषा का निर्माण हुआ। आदि मानव पहले क्या करता था? संकेतों के माध्यम से अपनी बात या फिर कुछ ऐसे
ध्वनियाँ होती थी उनके माध्यम, मुंह से कुछ ऐसी ध्वनियाँ निकालते थे वो, जिसके माध्यम से वो अपनी बात किसी और तक पहुंचाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन संकेतों ने किसका रूप ले लिया, शब्दों का रूप ले लिया, और एक के बाद एक शब्द जुड़ते गए और यहीं से किसका निर्माण हो गया, भाषा का। भाषा मनुष्य के विचारों व भावों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हम किसी की बात अपने तक पहुँचने, हमारी बात किसी तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह क्या है, भाषा। हमारे मन के भाव को जिससे हम प्रकट करें वह क्या होती है, भाषा। अब भाषा के रूप कितने होते हैं, तो भाषा के रूप, मनुष्य 3 प्रकार से अपने विचारों व भावों की अभिव्यक्ति करता है, संकेत के द्वारा, बोलकर और लिखकर। कितने माध्यम से, 3 माध्यम से। एक हम संकेत करते हैं इधर उधर इधर, है ना, और एक हम बोलते हैं मुंह से, और एक हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 3 माध्यम से हम हमारे विचारों को प्रकट कर सकते हैं। संकेत के द्वारा जब विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करें तो वो कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक भाषा। और संकेतों के द्वारा विचारों के पूर्णतया अभिव्यक्त न होने पर क्या कर सकते हैं हम, ये जो संकेत होते हैं हमारे मन के भाव को पूरी तरीके से हम अपने संकेतों के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी सीमा क्या होती है, सीमित होता है, इसका जो स्थान होता है वो सीमित होता है। इसके सीमित दायरे के कारण इसे क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा का इसको पूरे तरीके से भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो भाषा के मुख्य 2 रूप माने गए हैं, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसमें एक व्यक्ति मुख द्वारा बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति करता है और दूसरा व्यक्ति श्रवण द्वारा उसे समझता है। हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे भावों को कैसे समझता है, सुनकर। हम बोलते हैं और वो सुनता है, इसलिए उसे हमारे विचार समझ में आते हैं। तो मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। मुख से उच्चारित ध्वनियाँ इस भाषा का आधार होती है। बातचीत, भाषण, दूरभाष, नाटक, वाद विवाद आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, है ना। ये सब जो है मौखिक भाषा के कौन कौन से, बातचीत करना, भाषण देना, दूरभाष या नाटक करना, नाटक में जो हम बोलते हैं, वाद विवाद करना, ये सब किसके उदाहरण हैं, मौखिक भाषा के। तो मौखिक भाषा मतलब जब हम बोलकर हमारे मन के भाव को स्पष्ट करें तो वो मौखिक भाषा। अब आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होगा, जब हम लिख कर व पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा, लेकिन जब हम कुछ लिख कर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ है। इसका विकास कब हुआ, मौखिक भाषा के बाद हुआ। उपन्यास, कहानी, समाचार पत्र, सूचना पत्र, प्रतिवेदन आदि लिखित भाषा के ही रूप है। उपन्यास, कहानी, समाचार पत्र और सूचना पत्र, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं वो भी किसका रूप है, लिखित भाषा का। सूचना पत्र, हम किसी को सूचना लिख कर दे रहे हैं वह भी, या सूचना लिखी हुई है हम उसे पढ़ रहे हैं वह भी किसका रूप है, लिखित का। और जब हम कोई प्रतिवेदन दे रहे होते हैं वह भी लिखित भाषा का ही एक रूप होती है। अब मौखिक व लिखित भाषा में अंतर, अब दोनों में अंतर क्या क्या है वो बताया है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा क्या है, भाषा का मूल रूप है, लेकिन लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा का विकसित रूप है। जो लिखित भाषा है, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसको हम पूरे विकसित रूप में किस भाषा में लिख सकते हैं, लिखित में। यह भाषा का मूल रूप तो है, लेकिन इसको विकसित रूप किसने दिया है, लिखित भाषा ने। ऐसे ही मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। मौखिक भाषा का आधार क्या है, ध्वनि, है ना। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वह किसका क्या माना जाती है, मौखिक भाषा मानी जाती है। और लिखित भाषा का आधार क्या है, वर्ण है। वर्ण के आधार पर हम हमारी भाषा बनाते हैं। जैसे वर्ण से क्या बना, शब्द बना, शब्द से क्या बना, वाक्य, और वाक्य के माध्यम से हम हमारी जो मन के भाव है उन्हें स्पष्ट करते हैं। तो लिखित भाषा का आधार क्या है, वर्ण। इसे स्वाभाविक रूप से सीखा जा सकता है। जो मौखिक भाषा होती है उसे हम स्वाभाविक रूप से भी सीख सकते हैं और इसे प्रयत्नपूर्वक सीखा जा सकता है। जो लिखित भाषा होती है उसको सीखने में हमें थोड़ा प्रयत्न लगता है, थोड़ा हमें प्रयास करना होता है, तब हम इसे सीख पाते हैं। मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप है। इसके द्वारा ज्ञान का संचय मुश्किल है।
है ना, जो मौखिक भाषा है वह किसका, भाषा का अस्थायी रूप है और इसके द्वारा जो ज्ञान है उसका संचय मुश्किल है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है, इसके द्वारा ज्ञान का संचय संभव है। हमारे अंदर जो ज्ञान छुपा है ना, तो उसको हम संचित कैसे करेंगे? मौखिक रूप से तो हम उसे संचित कर ही नहीं सकते। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका संचय करने के लिए या उसको इकट्ठा करने के लिए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लिखित भाषा में। यानी हम हमारे मन के अंदर जो भी भाव है उसे हम यदि किसी डायरी में लिखेंगे, है ना, तो उस डायरी को हम संचय करके या उसको संभाल कर हम रख सकते हैं। तो इसमें संचय करना मुश्किल है और इसमें आसानी से संचय किया जा सकता है। ठीक है, अब आती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343, 43 या 43 हम दोनों बोल सकते हैं, के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया हिंदी को भारत की राजभाषा? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, हमें ये याद रखना है। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 343 अनुसार हम भारत में जो क्या है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है। अब राजभाषा की परिभाषा क्या होगी? वह भाषा जिसका प्रयोग राजकाज के कार्यों में, है ना, या सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको पता ही होगा हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारी हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का या राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी केंद्र की भाषा या कि हिंदी केंद्र की राजभाषा होने के साथ साथ बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की भी राजभाषा है। जो हमारी हिंदी है वह हमारे अलावा जो बिहार है, राजस्थान है ना, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों की भी क्या है वो राजभाषा है। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग लगभग 70% लोगों द्वारा किया जाता है। जो भारत है उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग कितने लोग करते हैं? 70% लोग। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोले जाने के कारण भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में अधिकांश लोगों के द्वारा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी हम कह सकते हैं। परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए भी देश के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस कारण इसे भारत की संपर्क भाषा भी माना जाता है। विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी, क्योंकि अधिकांश लोग इसे बोलते हैं इसलिए भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। लेकिन विश्व की संपर्क भाषा क्या है? विश्व की संपर्क भाषा, क्योंकि आजकल आपको पता है अंग्रेजी का दौर चल रहा है, सभी अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए विश्व की जो संपर्क भाषा है, विश्व में किसी से भी संपर्क बनाया जाना हो तो वह किस भाषा में संभव हो सकता है? अंग्रेजी में। तो विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। भारत के अतिरिक्त मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद तथा टोबैगो आदि देशों में भी हिंदी का प्रयोग या हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी भाषा का प्रयोग मॉरिशस, नेपाल, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, यमन, युगांडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि में बहुत अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। जो हिंदी का प्रयोग है केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, अन्य देशों में भी इसका प्रयोग होने लगा है अब धीरे धीरे। बोली व उपभाषा, हम बोली व उपभाषा किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय, अल्प विकसित व अमानक रूप बोली कहा जाता है। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोली किस में बोली जाती है? बहुत ही सीमित क्षेत्र में, ऐसा नहीं उसका फैलाव नहीं होता है, वह उसका जो दायरा है वह बहुत सीमित होता है। प्रायः साहित्य की रचना इसमें नहीं होती है। जो साहित्य लिखा जाता है, उपन्यास है, नाटक है, वह बोली में नहीं लिखे जाते हैं, वह किस में लिखे जाते हैं? भाषा में। अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, हरियाणवी आदि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। जब बोली का प्रयोग साहित्य रचना के लिए होने लगता है तो वह बोली से उपभाषा का रूप ले लेती है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे जो उपन्यास और ये है सब किस में भाषा में है, लेकिन जब हमारी बोली भी किसी साहित्य का रूप लेने लगती है, जब बोली में भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो वह किसका रूप ले लेती है? उपभाषा का रूप ले लेती है। इस प्रकार हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, हिंदी की क्या है, उपभाषाएं हैं। इनको कितने भागों में बांटा है, 5। अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना, है ना। व्याकरण का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, विश्लेषण करना, यानी जानना या उसका गहन चिंतन करना कि वह क्या है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान करवाने के लिए भाषा का विश्लेषण करता है, वह उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कितने चिन्ह दिए गए, आपको कैसे पढ़ना है, तो विश्लेषण कर, यहाँ क्या दिया है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है, उसके बाद क्या दिया है, ये संयोजक चिन्ह है, ये जोड़ रहा है दो वाक्यों को, हमने अभी पढ़ा था। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। अब यहाँ पूर्ण विराम है तो आपको यहाँ थोड़ी देर रुकना है, विश्लेषण करना। वह शास्त्र, अब यहाँ अल्प विराम है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान करवाने के लिए भाषा का विश्लेषण करता है, वह उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है। फिर अल्प विराम, फिर थोड़ी देर रुकना है, व्याकरण कहलाता है। यहाँ पूर्ण विराम आ गया, इसलिए हमें पूर्ण विराम लेना है, यानी थोड़ी से ज़्यादा देर हमें रुकना है। फिर आगे हम वाक्य शुरू करेंगे। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, इसी के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। क्या करते हैं, ये है इसमें 2 मात्रा है, इसलिए इसको है पढ़ा जाता है हम, लेकिन अधिकतर हमारे शुद्ध उच्चारण की वजह से इसको लिखते भी गलत है। हम क्या पढ़ते हैं इसे, है, तो है नहीं है, ये क्या है, इसमें 2 मात्राएं हैं, इसलिए इसे हमेशा है पढ़ें। और जब इसके ऊपर अनुस्वार लग गया तो ये क्या हो गया, हैं। क्या हुआ, हैं का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य बहुवचन में हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। आगे आते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति व संयोग तथा संधि के नियमों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में हम वर्ण को कैसे उच्चारण करें, उसका हम वर्णों के माध्यम से कैसे उसका संयोग करें, वर्णों को जोड़कर, या उसकी संधि कैसे करें, ये सब हमें किस में पता चलेगा, वर्ण विचार में। शब्द विचार में शब्द के रूप का, उसके भेद का, है ना, शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वह बना, उसके प्रकार कितने हैं, और उस पर उसका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, शब्द विचार से। अब आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य की रचना कैसे की जाती है, वाक्य की रचना हम कैसे करें, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, ये सब किसमें हमें पता चलता है, वाक्य विचार में। पाठ का सार आता है, हमने इस पाठ से क्या सीखा, इसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहला, भाषा मनुष्य के विचारों व भावों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, हमने पढ़े थे, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से व लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से होता है। मौखिक भाषा में किस में होगा, मौखिक रूप में, और लिखित भाषा में लिखित रूप में। ठीक है, हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, हमें हमेशा ध्यान रखना है, हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा। भाषा का क्षेत्रीय, अल्प विकसित व अमानक रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है, बोली। किसका, भाषा का क्षेत्रीय, अल्प विकसित व अमानक रूप बोली कहलाता है। बोली विकसित होकर उपभाषा का रूप ले लेती है, और व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हमने इस पाठ से ये चीज़ें सीखी। इसको आपको जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आपको पाठ खुद से पढ़ना है। आप 1 से 2 बार पाठ को पढ़ें, उसको समझें, ठीक है। और उसके बाद कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो देखें और इसको समझें। उसके बाद आपको ये जो नीचे अभ्यास दिया है यह अपनी बुक में फिल करना है। क्या करना है, बुक में फिल करना है। कॉपी में आप तभी लिखें जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, आपको PDF मिले, उसमें से आप अपनी बुक को चेक करें और फिर अपनी कॉपी कंप्लीट करें। हिंदी ग्रामर की कॉपी आपको बनाना है और उसमें ये सब नोट करना है।
सही विकल्प चुनिए। संकेत द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। संकेत के द्वारा हम जब हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक। ठीक है। और लिखित भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? लिखित भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? तो मौखिक भाषा का। किसका विकसित रूप है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा का। भाषा के रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कितने रूप होते हैं? 2। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ठीक है। ये सब आपको कहाँ लिखना है? अपनी बुक में फिल करना है, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है। ऐसे ही लिखित भाषा का आधार है। क्या होता है लिखित भाषा का आधार? वर्ण होते हैं ना। वर्ण के आधार पर भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन जो प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, इनके उत्तर आपको बुक में ही मिलेंगे, तो आपको ढूंढना है और अपनी रफ कॉपी में इसे लिखना है। क्या करना है? आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है और अपनी रफ कॉपी में लिखना है। उसके बाद जब PDF आए तो आप क्या करेंगे? उसे चेक करेंगे और उसके बाद फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मैं जो बोल रही हूँ वह कार्य आपको अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है। आगे दिए गए शब्दों व वाक्यांशों के लिए पाठ के आधार पर एक शब्द लिखिए। अब यहाँ पे भाषण, बातचीत और नाटक। तो इसमें क्या होता है? भाषण किस में देते हैं हम? बातचीत किससे करते हैं? और नाटक कैसे करते हैं? तो सब किस में आता है? मौखिक भाषा में। तो हम यहाँ लिख देंगे मौखिक भाषा। कहानी, उपन्यास, सूचना पत्र, ये किसका आधार होते हैं? ये क्या है? ये लिखित भाषा है। ठीक है। तो ऐसे आपको इन शब्दों के या वाक्यांशों के लिए क्या करना है? एक वाक्य लिखना है या एक शब्द लिखना है, सॉरी। इन वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द इधर लिखना है। वो भी आप खुद से करने की कोशिश करें। मैंने 2 उदाहरण आपको बताए हैं। आगे आप पाठ के आधार पर खुद सीखें, फिर आप उसे चेक करें जब PDF मिले। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा को इसके सीमित दायरे के कारण इसे भाषा का दर्जा नहीं मिला। कौन सी भाषा को? है ना, आपको हमने पाठ पढ़ा था, तो कौन सी भाषा को इसके सीमित दायरे के कारण इसका दर्जा नहीं मिला? भाषा ही भाषा का मूल रूप है। आपको इन सभी के जो गैप है वो भरना है, या रिक्त स्थान है उसे आपको पाठ के आधार पर क्या करना है? भरना है। ठीक है। किस में भरेंगे आप? बुक में। और इसको कॉपी में तभी लिखेंगे जब आप PDF से इसको चेक कर लें और फिर सही हो तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखें। हिंदी के उपभाषाओं के 5 प्रमुख वर्ग है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। इन उपभाषा क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों की सूची बनाइए। इन क्षेत्रों में क्या करना है हमें? उपभाषा जो बोली जाती है या जो बोलियां होती है उनकी हमें क्या करना है? सूची बनाना है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में बनाएं। ठीक है।